हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो जैसा कि आपकी हिंदी की प्रैक्टिस चल रही है, डेली आपको चैनल पर हिंदी के प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। CDP के प्रैक्टिस आपके समाप्त हो चुके हैं 2018 से 2024 तक के। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के उन्हें भी अवश्य देखें। EVS के भी प्रैक्टिस आपको दिए जा चुके हैं, साथ ही साथ SST की भी प्रैक्टिस कराई जा रही है और हिंदी के प्रैक्टिस अभी आपकी चल रही है। तो डेली आपको एक PYQ कराया जाता है। तो आज मैं आपके लिए फिर से आपके लिए PYQ लेके हाजिर हूँ। और मैं आपको बता दूं कि आपको PYQ किस तरीके से लगाने हैं। अगर आप स्वयं से PYQ लगाते हो तो सबसे पहले आप जब भी PYQ लगाएं तो आपको इसको पूर्ण पेडागोजी के साथ और पूर्ण व्याख्या के साथ लगाना है। ठीक है, इसके लिए आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो। यूट्यूब पर आपको इसका पूर्ण सॉल्यूशन मिल जाएगा, पूर्ण व्याख्या के साथ आपको PYQ मिल जाएंगे CTET के। आप चाहें तो हमारे चैनल पर भी इन्हें देख सकते हैं। सारी प्लेलिस्ट में जाकर के सारी PYQ आपको पूर्ण पेडागोजी और पूर्ण व्याख्या के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट के साथ, शिक्षण विधियों के साथ आपको दिए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले ही बार आपको इस तरीके से लगाना है। दूसरी बार इसको आपको फास्ट तरीके से लगाना है। ठीक है, और फास्ट जब भी आप लगाओ और आपको जो प्रश्न आपसे नहीं आते हैं उन पर आपको गोले करते हुए जाना है और फिर ये देखना है कि जो प्रश्न आपसे नहीं आए हैं वो किस टॉपिक से संबंधित है और उस टॉपिक पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तीसरी बार आप जब भी PYQ लगाएं, आपको 3 बार अवश्य लगाने हैं। और जब भी आप तीसरी बार इसको लगाएं तो आपको पूर्ण टाइम मैनेजमेंट के साथ इसको लगाना है। ठीक है, अगर जैसे कि आपका CTET का एग्ज़ाम आपका 2.5 घंटे में पूर्ण होता है, 2.5 घंटे का होता है, तो इसे आपको 2.25 घंटे में ही लगाना है। 2.25 घंटे में आपको अपना पूरा PYQ लगाना है, क्योंकि जो आपके 15 मिनट हैं वो 15 मिनट आपके डिटेल भरने में चले जाते हैं, क्योंकि आपका ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन पेपर होगा। तो इस तरीके से आप पूर्ण टाइम मैनेजमेंट के साथ लगाइएगा। और अभी आपके पास समय भी बहुत कम है, आप पहले अपनी पेडागोजी पर ध्यान दिए लीजिएगा। ठीक है, पेडागोजी को मजबूत कर लीजिएगा और इसके लिए आप यूट्यूब पर ही लगाएं। लेकिन एक बार आप मेरी ये बात अवश्य मानें, अगर आप चाहते हैं कि आपका CTET पहली बार में ही क्लियर हो जाए और आप एक अच्छा स्कोर कर पाएँ, तो यानी आपको अपने पेपर देने से पहले, आपको अपना एग्ज़ाम देने से पहले कम से कम 5 ईयर्स के PYQ, ठीक है, 5 ईयर्स के PYQ या फिर पाँच पाँच PYQ, आप सिर्फ 5 ही PYQ लीजिए। 5 PYQ आपको पूर्ण टाइम मैनेजमेंट के साथ लगाने हैं और जिस टाइम आपका पेपर है उसी टाइम पर लगाना है। जैसे अगर आपका सुबह की मीटिंग में 9:30 10:30 से पेपर होगा तो आपको उसी टाइम पर बैठ करके अपना पेपर लगाना है, क्योंकि इससे हमारा माइंड है वो उस टाइम के लिए सेट हो जाता है। जैसे कि आपको पता होगा, ये आप सब लोग भी जानते हैं कि जैसे हम कभी कभी शाम को डेली 9 बजे सो जाते हैं या फिर 10 बजे सोते हैं। तो किसी दिन अगर हम उस टाइम पर पढ़ने के लिए बैठे फिर भी हमें उस टाइम यानी 10 बजते ही नींद आना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए अगर आप डेली उसी टाइम पर अपना PYQ लगाएंगे जिस टाइम पर आपका एग्ज़ाम है, तो आपका माइंड उस चीज़ के लिए बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। अब चलो हम बिना टाइम गवाए हुए अपना ये PYQ लगाते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। आपका गद्यांश है पहले, और गद्यांश पद्यांश से प्रश्न कैसे छांटे जाते हैं ये मैं आपको सिखाती हूँ। आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया, हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, आप थोड़ा अंडरलाइन करते हुएगा ये अपने गद्यांश और पद्यांश को पढ़ा करें और पूर्ण व्याख्या के साथ भी पढ़ा करें। जो छोटे छोटे आपके अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, ठीक है, जो लाइनें होती हैं उनको थोड़ा समझ के साथ पढ़िएगा। जो भी लाइन आपको महत्वपूर्ण लगे उस पर अंडरलाइन करिएगा। जहाँ से आपको ये लगे कि यहाँ से हमारा प्रश्न बन सकता है, आपको 2 बार 3 बार ये नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। यानी आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने ये देख लिया है कि हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है और इसके कारण व्यक्ति को कहीं भी और कितना भी मिलने के बावजूद क्या नहीं होती, तृप्ति नहीं होती है। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं। क्या करते हैं? मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं। जो भी लाइनें हमें महत्वपूर्ण लगती हैं, इंपॉर्टेंट लगती हैं, उस पर हम अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। जिनके कारण व्यक्तित्व
का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। क्या रह जाता है? अतृप्त रह जाता है। अगर आप पूर्ण लाइन पर नहीं भी अंडरलाइन करते हैं, कोई जो भी महत्वपूर्ण आपको शब्द दिखाई देता है उस पर भी करते हैं, तब भी आपको मतलब प्रश्न जल्दी से मिल जाते हैं, प्रश्नों के आंसर। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है। जहाँ मिलता भी है वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही उसके शिक्षा क्रम में से कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ऐसा ही हर्बर्ट रीड ने कहा है। यानी बाल्यावस्था में कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है, और जहाँ मिलता भी है तो जब तक बच्चा 11-12 साल का होता है तो फिर से वो वैज्ञानिक विषयों पर आ जाता है। हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोर अवस्था और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। ठीक है, यानी 11-12 किशोर अवस्था और उसके बाद भी आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा रखते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र, यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सब की बुनियाद तार्किक है। यानी इन सब की बुनियाद कैसी है? तार्किक है। इन पर एकमात्र जोर देने के कारण कला प्रवृत्तियाँ जो भावना प्रधान होती हैं, हमारी कला प्रवृत्तियाँ कैसी होती हैं? भावना प्रधान होती हैं, पाठ्यक्रम से करीब करीब निकल जाती हैं। ये प्रवृत्तियाँ केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल जाती, बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती हैं। किशोर अवस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज ब रोज बेढब होती जा रही है। ठीक है, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण लग रही है कि सभ्यता हमारी क्या है? रोज बेढब होती जा रही है। व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानस अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी और दुनिया पर ध्वंस करने का ज्वर चढ़ा है। ज्वर का अर्थ होता है बुखार। इन भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। ज्ञान विज्ञान क्या कर रहा है? सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। तालीम का अर्थ होता है शिक्षा, यानी हमारी आज की जो शिक्षा है वो इस समय क्या कर रही है? इसका साथ दे रही है। तो ये हमने थोड़ा यानी कुछ व्याख्या के साथ और समझ के साथ पढ़ा है। अगर आप इस तरीके से डेली प्रैक्टिस लगाते हो तो आपकी भाषा पर पकड़ बनती है, और भाषा आपकी फर्स्ट हो या सेकंड हो, दोनों में ही आपके पैराग्राफ पूछे जाते हैं और प्रश्न छाटने के लिए आते हैं। साथ ही साथ जो भी आपकी शिक्षण विधियाँ होती हैं सेम ही होती हैं। ठीक है, तो आपके 60 नंबर भाषा से बनते हैं। अगर 60 में से आप 50 नंबर भाषा में लेके आते हो तो बाकी के 40 नंबर लाने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होती है, और भाषा एक सरल विषय है। ठीक है, तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर भी सकते हो। चलो हम प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है? ठीक है, मैं बार बार आपको ये जो मैंने अंडरलाइन की थी उन्हें नहीं दिखाऊंगी, मैं सिर्फ एक बार आपको दिखाई दे रही हूँ। अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है? विज्ञान पर, कला प्रवृत्ति पर, किशोरावस्था पर, या बाल्यावस्था पर? तो सबसे ज़्यादा हमें किस पर ज़रूरत है? तो राइट आंसर है आपका नंबर 2, कला प्रवृत्ति पर। यानी हमारा जो अनुच्छेद है वो क्या कहता है? कला प्रवृत्ति पर जोर देने की बात करता है। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय, ठीक है, तर्क प्रधान है, भाव प्रधान है, कला प्रधान है या बोध प्रधान है? तो आप देख पा रहे होंगे, ये देखो, ये हमारी अंडरलाइन भी हो रही है। गणित, भूगोल, इतिहास, ठीक है, कैसे हैं ये? उन सब की बुनियाद तार्किक है। तो कैसे हैं ये सारे? तर्क प्रधान है। ये देखो, हमें तुरंत ही इससे क्या हो गया? हमें आंसर मिल गया। ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण समाज उन्नति कर रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है, व्यक्ति सृजन की राह पर है, व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, यानी समाज में विभाजन हो रहा है। किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में डैश का रास्ता अपना रही है। प्रश्न क्या है आपका? पतन, ज्ञान, प्रगति और कर्म। तो राइट आंसर है आपका पतन, यानी किशोरावस्था में हमारे किशोर क्या है? पतन की ओर जा रहे हैं। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक, अभिव्यक्ति। अब देखो आपका जैसे इन सब में क्या है?
पीछे से प्रत्यय लगे हुए हैं, तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक, लेकिन अभिव्यक्ति में आपका कोई भी प्रत्यय नहीं है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, वाक्य में निपात है। ठीक है, अब देखो निपात किसे कहते हैं। निपात कहते हैं जब भी हम किसी बात पर बहुत जोर दे करके बात करते हैं, जैसे आज ही, आज भी, ठीक है, कल ही, तो इस तरीके से ये हमारे जो शब्द होते हैं उन्हें हम निपात कहते हैं। तो इसमें आ जाए आज की तालीम भी, तो ये जो भी है ये हमारा क्या है, निपात है। तो राइट आंसर आपका हो गया नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है, लेकिन आप पूर्ण धैर्य के साथ अवश्य सीटेट के ये जो प्रैक्टिस है जो मैं आपको करवाती हूँ इन्हें लगाइएगा। आप यकीन मानिए आपकी भाषा में पूरे के पूरे नंबर अवश्य आएंगे। ठीक है, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी अवश्य किया करें, लाइक कमेंट भी किया करें। आप कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करते हो, आपको जो मैं प्रश्न देती हूँ आप उसका भी आंसर नहीं देते हो, कम से कम उसका आंसर तो आप अवश्य दिया ही करें। विकसित शब्द में प्रत्यय है शित, इत, ता और शत, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2 इत। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा, ये एक गद्यांश मैंने आपको पूरी व्याख्या के साथ पढ़ा दिया है, तो इसीलिए मैं प्रश्नों पर ज़्यादा जोर नहीं दे रही हूँ, सिर्फ इनके आपको उत्तर ही बता रही हूँ। जो भी पेडागोजी के प्रश्न आपके आएंगे उनको पूर्ण पेडागोजी और पूर्ण समझ और व्याख्या के साथ मैं सॉल्व करवाऊंगी। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा सुखद है, दुखद है, औसत है, पता नहीं, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2 दुखद है। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, कला को, भाषा को, विज्ञान को, इतिहास को, तो राइट आंसर है आपका नंबर 3 विज्ञान को। आधुनिक हमारी जो भाषा है वो सबसे ज़्यादा अधिक महत्व किसे दे रही है, सबसे अधिक महत्व वो विज्ञान को दे रही है, और ये आपका काव्यांश है, यानी आपकी एक कविता है, और इसे हम पूर्ण व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे कि हम प्रश्नों का उत्तर अवश्य निकाल सकें, और इसी तरीके से आपको भी ये अवश्य पढ़नी है। साकार, दिव्य, गौरव, विराट, ठीक है, यानी ये साकार भी है, दिव्य भी है, गौरव है ये हमारा, और विराट यानी विशाल है। पौरुष के पूंजीभूत जाल, और ये साहस का एक पूंजीभूत ज्वाला है। मेरी जननी के हिम किरीट, यानी मेरी जननी के तुम बर्फ के मुकुट हो। किरीट का अर्थ होता है मुकुट, और हिम का अर्थ होता है बर्फ, और जननी का अर्थ है भारत माता। मेरे भारत के दिव्य बाल, और मेरे भारत के तुम दिव्य भाल, भाल का अर्थ होता है मस्तक, ठीक है, दिव्य भाल हो, मस्तक हो। मेरे नगपति, मेरे विशाल, नगपति का अर्थ होता है हिमालय, ठीक है, हिमालय को नगपति भी कहा जाता है, क्योंकि नगपति का अर्थ होता है पर्वतों का राजा, ठीक है, पर्वतों का राजा। युग युग अजेय, निर्बंध मुक्त, यानी आप बंधनों से मुक्त हो, और युग युग से क्या हो, अजय हो। अजय का अर्थ होता है जिसे जीता न जा सके, ठीक है, यानी कभी भी आप पराजित नहीं हुए हो, युग युगों से आप क्या हो, अजय हो, और बंधनों से मुक्त हो। युग युग गर्वोन्नत रित महान, तुम युग युगों से गर्वित हो, यानी आपकी महिमा है। निश्चिम व्योम में तान रहे, निश्चिम का अर्थ होता है मतलब सीमा रहित, व्योम का अर्थ होता है आकाश, यानी आकाश में तुम तान रहे, यानी पूर्ण आकाश में निश्चिम यानी सीमा रहित आप फैले हुए हो। युग से किस महिमा का वितान, यानी युगों से किस महिमा का वितान तुम तान रहे हो। कैसी अखंड ये चिर समाधि, और तुम ये कैसी अखंड, यानी जो कभी खंडित नहीं होती है, जो कभी टूटती नहीं है, यानी आपकी जो समाधि है वो कभी टूटती नहीं है, और ये कैसी अखंड समाधि में आप लीन हो। यतिवर, कैसा ये अमर ध्यान, यतिवर कहते हैं योगी को, ठीक है, यानी ये तुम्हारा कैसा अमर ध्यान है। तुम महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का ध्यान, यानी तुम महाशून्य में किस समस्या का निदान खोज रहे हो। उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, यानी हे मेरे पर्वतों के राजा हिमालय, मेरे विशाल। तो ये कुछ हमने इसकी व्याख्या की, अब इसके प्रश्नों को हम देखेंगे। नगपति का विग्रह और समास होगा, तो राइट आंसर आपका क्या होगा। अभी नगपति का क्या अर्थ बताया था, नगपति का अर्थ हमने हिमालय बताया था, यानी जो पर्वतों का राजा होता है, ठीक है।
तो यानी नगों पर्वतों का पति है जो, तो ये कर्मधारय आपका नहीं होगा। और नगों का पति भी नहीं है, बहुब्री भी नहीं होगा, और रत्नों का तत्पुरुष भी नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, नगों का यानी पर्वतों का पति तत्पुरुष। राइट आंसर आपका क्या हो गया? तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? तो युग युग अजय निर्बंध मुक्त मेरे भारत के दिव्य भारत पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल। अब देखो ज्वालाओं का ढेर, तो ज्वाल इसी लाइन में हमारा आया है, बाकी किसी लाइन में नहीं है। तो राइट आंसर हमारा यही हो गया। जिसे जीता न जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो अभी हमने आपको बताया भी था कि जिसे जीता न जा सके उसे क्या कहते हैं? अजय। अगला प्रश्न है, निश्चिम शब्द में कौन सी संधि है? तो निश्चिम शब्द में आपकी संधि है विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह भारत का प्रहरी है, पर्वतों का स्वामी है, समाधि में लीन है, समस्या का हल ढूंढ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाधि में लीन है। अगला प्रश्न देखते हैं, और यहाँ से प्रश्न आपके पूर्ण पेडागोजी पर आधारित है। तो इन पूर्ण पेडागोजी के प्रश्नों को चलो हम सॉल्व करेंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है, यानी भाषा आकलन का उद्देश्य आपका क्या होना चाहिए? उसकी पठन क्षमता का आकलन, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उसकी लेखन क्षमता का आकलन, उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। अब देखो, सिर्फ हमें पढ़ने की क्षमता का आकलन नहीं करना है, ठीक है, कि अकेली पढ़ने की ही क्षमता का आकलन हो, अकेली लेखन की भी नहीं करना है, बोलने की भी नहीं करना है। हमें बोलने की, लिखने की और पढ़ने की तीनों ही क्षमताओं का आकलन करना है। और ये किस में होगा? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा भाषा प्रयोग। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? यानी प्रभावी तो ये सभी है, लेकिन सबसे कम क्या है? कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन, श्रुतलेख। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, श्रुतलेख। देखो, कहानी कहना, ठीक है, बच्चे से आप जब कहानी कहलवाओ या लिखवाओ या किसी घटना का वर्णन करवाओ तो इससे उनकी भाषा का आकलन अच्छे से हो जाता है। और श्रुतलेख किसे कहते हैं? यानी बच्चा सुन सुन के लिखता है, ये हमारा श्रुतलेख होता है। तो ये थोड़ा कम प्रभावी है, इन तीनों की अपेक्षा ये कम प्रभावी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रभावी नहीं है। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है, ये विचार। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ये पूर्णतः सही है, क्योंकि जब भी हम बच्चे का आकलन करते हैं तो इससे शिक्षक का भी आकलन होता है कि उसने जो शिक्षण विधियों का प्रयोग किया वो कितनी कारगर हुई है, कितना उसका बच्चों पर प्रयोग हुआ है, बच्चे पर ये कितनी सफल हुई है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी, किसके आधार पर यह जानकारी उसने उसके अभिभावकों को दी? अवलोकन, पोर्टफोलियो, जांच सूची, लिखित परीक्षा। तो राइट आंसर है आपका पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो क्या है ये कमेंट करके आप अवश्य बताएं, क्योंकि ये पोर्टफोलियो आपको सीडीपी की क्लासों में हमने कई बार आपको बताया है, ठीक है, भाषा की क्लासों में भी आपको कई बार बताया जा चुका है। और आप प्लेलिस्ट अवश्य देखा करें, ठीक है, भाषा के प्रैक्टिस सेटों की भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, आप उनमें जाकर के 1 बाय 1 सारे प्रैक्टिस सेट एक साथ भी लगा सकते हो। अगला प्रश्न है, पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है, इन चारों में से कौन सा है जो लिखने के अंतर्गत आता है? वाक्य लिखना तो लिखना है ही, शब्द लिखना भी लिखना है, अक्षर बनाना भी लिखना है। तो राइट आंसर आपका चित्र बनाना है, चित्र बनाना भी लिखने के अंतर्गत हमारा आता है छोटी कक्षा में, ठीक है। यानी कक्षा कौन सी है आपकी? कक्षा है आपकी पहली कक्षा। प्राथमिक स्तर पर, स्तर आपका प्राथमिक है, आपको प्रश्न को भी बड़े ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, सबसे कम पूछा है आपसे। अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान, पढ़ने का उद्देश्य। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, अक्षरों की पहचान, यानी सबसे कम महत्वपूर्ण आपका है अक्षरों की पहचान। क्योंकि जब भी हमारा बच्चे आते हैं पहली कक्षा में तो हम अक्षरों को पहचानने की जगह उनको बोलने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं।
अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? भाषा अर्जन क्षमता आपसे पूछी है पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर, ब्रूनर। तो राइट आंसर आपका क्या है? नंबर 2 चॉम्स्की। पियाजे ने आपका कौन सा सिद्धांत दिया है? ये कमेंट करके आप अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यानी स्तर कौन सा है आपका? स्तर है आपका प्राथमिक स्तर। और भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन आपसे पूछा है, कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? और स्तर आपका प्राथमिक है। कंप्यूटर, अब बच्चे सीधे जाकर के ही पहली कक्षा में ही जाकर के प्राथमिक स्तर पर कंप्यूटर से ही भाषा नहीं सीख सकते हैं। बाल साहित्य भी इतनी ठीक है, हो सकता है आपका समाचार पत्र या फिर टेलीविज़न। तो समाचार पत्र भी नहीं होगा, कंप्यूटर भी नहीं होगा, टेलीविज़न भी नहीं होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा बाल साहित्य। अगला प्रश्न है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, ये बात डैश है? स्वाभाविक, निंदनीय, विचारणीय, अनुचित। यानी बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं कक्षा में, तो ये क्या है? तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए निंदनीय बिल्कुल भी नहीं है, विचारणीय भी नहीं है और अनुचित भी नहीं है। बच्चे की मातृभाषा को आपको क्या करना है? सपोर्ट करना है, महत्व देना है, सम्मान देना है। ठीक है, और ये आपके क्या है? ये आपके पॉजिटिव पॉइंट होते हैं। अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? सभ्यता व संस्कृति, सभ्यता साहित्य, संस्कृति साहित्य और संस्कृति और चुनौती। यानी बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। तो राइट आंसर आपका हो गया नंबर 1। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश है? क्या है? सहायक है, बाधक है, निरर्थक है या अनुपयोगी है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1। ये सारी चीज़ें क्या है? भाषा क्षमता के विकास में ये सहायक है। यानी बच्चे को आप कार्टूनों से भाषा सिखा सकते हो, विज्ञापन है, भाषण है, ये सारी चीज़ें क्या है? हमारी सहायक होती हैं। अगला प्रश्न है, 5वीं कक्षा की सुहानी पाँचों किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है, आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? अब देखो, इसने ये जो अनुनासिक चिन्ह है, ठीक है, जो अनुनासिक चिन्ह है वो दोनों जगह लगा दिया है। तो जहाँ नहीं लगना चाहिए उसने वहाँ भी लगा दिया है। तो आप क्या कहेंगे? वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं जानती है। अब देखो, बिल्कुल भी नहीं जानती है तो फिर वो चिन्ह लगाती, प्रयोग कैसे करती? तो ये आपका गलत हो गया। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग भी नहीं है, सजग होती तो बिल्कुल सही लगाती। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग प्रति लापरवाह भी नहीं है। तो अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण ही वह कर रही है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना। अब बच्चा आपके स्कूल में आया है और आप भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरुआत करना चाहते हैं, तो सिर्फ उसके लिखने की क्षमता की पहचान आप करोगे, ये नहीं हो जाएगा। बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, तो राइट आंसर आपका यही होगा। ठीक है, कि उसकी जो भाषाई क्षमता है, यानी वो कितनी क्षमता रखता है भाषा को सीखने में, बोलने में। ठीक है, तो यही आप कर सकते हो। सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। यानी पढ़ने लिखने की ही सिर्फ आपको नहीं करनी है। अगला प्रश्न है, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, पढ़ने, लिखने, रटने, समझने। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा समझने। यानी जब भी बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं तो कोई कोई बच्चा एक भाषा, कोई 2 भाषा, कोई 3 भाषा से इस तरीके से समझने से भरपूर लैस होते हैं जब भी स्कूल में आते हैं। हाँ, हो सकता है वो पढ़ना नहीं जानते हैं, उसको लिखना भी नहीं जानते हैं और रटने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, लेकिन वो समझते सारी चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है, किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना। अवधारणाओं, विषय वस्तु उपयोगी, अवधारणाओं और शब्दावली, शब्दावली और विषय। तो ये प्रश्न हम आपके लिए छोड़ते हैं, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। ठीक है,
और कल की वीडियो में जो आपसे हमने प्रश्न पूछा था उसका भी आपने किसी ने भी आंसर नहीं दिया है। आप आंसर अवश्य दिया करो। इससे आपको पता चलता है कि आपकी पेडागोजी पर कितनी पकड़ बनती है। ठीक है, पेडागोजी के ही प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ और आप प्रश्न देने की कितनी क्षमता है आपके अंदर, आप कितना सीखे, तो इसीलिए मैं प्रश्न आपसे पूछती हूँ। और कल जो प्रश्न पूछा था उसका राइट आंसर होगा यानी भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। यानी जो हमारा बाल साहित्य है वो क्यों उपयोगी है? ठीक है, क्योंकि वो भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। ये प्रश्न था आपका और आज की प्रश्न का आंसर आपको कल की वीडियो में मिलेगा, तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को शेयर अवश्य कर दें अपने दोस्तों को, लाइक कमेंट करना भी बिल्कुल न भूलें और अपनी सेकंड भाषा भी अवश्य कमेंट करें, क्योंकि आपकी सेकंड जो भाषा है उस पर भी आपको जल्द से जल्द ही वीडियो दी जाएंगी।